Hello, good evening, friends. Today I am going to teach you a very beautiful poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. आज जो हूँ मैं क्लास 11th का पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है. At first, I want to say something about the writer, Robert Frost. Robert Frost was an American poet and he was related to nature very closely. He always tries to write his poem in a very simple style so that listener must understand their feelings. Robert Frost was inspired by William Wordsworth. William Wordsworth was also a famous poet of nature. Robert Frost, often called the New England poet. His poems describe ordinary people and simple setting in a very simple and lucid language. He was a very famous poet. Now I am going to read the poem. Before reading the poem, at first I want to clarify the heading of the poem. Stopping by woods on a snowy evening. Stopping means रुकना. Woods का मतलब हुआ जंगल. Snowy evening का मतलब हुआ बर्फ वाला शाम. यानी राइटर बता रहे हैं कि एक दिन ये कहीं जा रहे थे और अचानक से शाम का समय हो गया, बर्फ पूरा पड़ने लगा और उन्हें एक जंगल को पार कर जाना था, तो उस जंगल में उन्हें रुकना पड़ा और वह रुके और उन्होंने जो अनुभव किया इस पोयम में बताया. Now I am going to read the first stanza of the poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village thou. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यह फर्स्ट पैराग्राफ है. इसमें मैंने बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक जंगल आता है. तब कभी यहाँ अपने घोड़े को रोक लेते हैं और थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं और रुककर कभी जंगल की खूबसूरती को निहारने लगते हैं. जैसा कि पोयम का हेडिंग ही है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो कभी कहते हैं कि यह जिस जगह पर वह रुके हैं वो बोलते हैं उस जंगल को निहारते हुए कि यह ज़मीन किसकी है, शायद मैं जानता हूँ. और कहते हैं कि यह जंगल जिसका है वह व्यक्ति कहीं गांव में रहता है. जैसा कि वह व्यक्ति गांव में रहता है, इसलिए वह मुझे इस जंगल में देख नहीं पाएगा कि मैं इस जंगल में रुका हुआ हूँ. वह जंगल जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है. The next stanza is, my little horse must think it cure to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. कवि ने सेकंड स्टैंजा में भी
बड़ी खूबसूरती से कहा कि जब वह जंगल पार कर रहे थे तो जंगल में रुककर वह सोच रहे थे कि यह जंगल किसका है। तो यह जंगल जिसका भी होगा वह आदमी गांव में है, तो वो तो मुझे डिस्टर्ब करने आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा रुककर मैं देख लूं। तो वो रुककर थोड़ा जंगल की खूबसूरती निहारने लगते हैं। पर कभी कहते हैं कि मेरा छोटा सा घोड़ा जो है वह भी सोच रहा होगा कि मैं इस जंगल में क्यों रुका हूँ। इस अनजान जगह में रुकने का कोई भी स्थान नहीं है और ना ही कोई छोटा सा फार्म हाउस ही है। यह जंगल जमे हुए बर्फ के बीच है, जहाँ पर जंगल और जमे हुए बर्फ के बीच ठंड के कारण झील में बर्फ जम गई है। और साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि अब सूर्य भी ढल गया है। सबसे लास्ट लाइन में कवि ने कहा कि अब सूर्य भी ढल गया है और ठंड भी ज़्यादा है, जिसके कारण से यह साल का सबसे ज़्यादा अंधेरा शाम है। नाउ द थर्ड स्टैंजा इज he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds of the sweep of easy wind and drawny flake. कवि ने थर्ड लाइन में भी नेचर की खूबसूरती को बताते हुए कहा कि इस दृश्य को देखकर मेरा घोड़ा अपने गले में बंधे हुए घंटियों को हिलाकर इशारा करता है और मुझसे पूछता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई या मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया जो कि आप यहाँ रुक गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स का कवि कहते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ दो ही आवाज़ है, एक जो मेरे घोड़े के गले में बंधी घंटी थी और दूसरी आवाज़ हवाओं और बर्फ़ की थी। यानी कहने का मतलब यह है कि वह जगह बहुत ही शांत था, कोई शोर शराबा भी नहीं था। इसलिए घोड़े को लगा कि कहीं मैं पथभ्रष्ट तो नहीं हो गया, जो मेरे ऑनर इस बीच जंगल में खड़े होकर सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। द नेक्स्ट स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कवि ने सबसे अंतिम स्टैंजा में बहुत खूबसूरत से जंगल की खूबसूरती का तारीफ करते हुए कहा कि यह जंगल बहुत ही प्यारा है, अंधेरा और गहरा भी है, फिर भी यह बहुत अच्छा लग रहा है। इस जंगल को देखने में आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही है, बहुत सुकून हो रहा है, लेकिन अभी मुझे बहुत से कार्य भी करने हैं, बहुत से काम मेरे बाकी हैं जो मुझे पूरा करना है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। बहुत देर तक मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं अभी रुक ही नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्य हैं। It means poet wants to give the message that struggle of life and just to be lost in luxurious of beauty that nature provides. He is in search of real meaning of life. The image is that of a journey. Life is itself a journey. उन्होंने बताया कि जीवन इसी तरह यात्रा है, रास्ते में बहुत खूबसूरत पल मिलेंगे, अगर आप वहाँ रुक जाओगे तो आपके आगे के कार्य भी रुक जाएंगे,
यही कवि ने कहा कि इन द कोर्स ऑफ द जर्नी मैन हैपन्स टू कम to a soothing and comfortable place like the forest described here. The forest is a calm and quiet place. The owner of the wood is resident of the nearby place, but he may not be aware of poet's presence. But the poet is conscious for his duty to life, of his mission and of his responsibilities. So he doesn't have intense love for nature, but he would not. पोइट यह मैसेज देते हैं कि लोगों को अपने जीवन में जब वह आगे बढ़ेंगे तो उनके पथ पर बहुत ही ऐसे खूबसूरत से अर्थ मिलेंगे जिसे देखकर उन्हें लगेगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, और रुक जाएंगे। और यदि वह रुक गए तो उनके आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वह भी रुक जाएंगे। इसलिए जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि आपके कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से हो सके। यही जीवन का असली मतलब होता है। क्षणिक सुख के कारण अगर आप कहीं रुक जाते हैं तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी सारी ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।